आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट पढ़ रखा है। अब हम आज देखते हैं कि राइट्स ऑफ एजेंट क्या होते हैं। राइट्स ऑफ एजेंट आज हम पढ़ेंगे। तो राइट्स ऑफ एजेंट देखिए आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं, 4-5 राइट्स हैं एजेंट के। अभी तक उसकी ड्यूटीज़ थी, ड्यूटीज़ के बाद कुछ राइट्स भी सबको मिलते हैं। कि सबसे पहला राइट, कोई बंदा अगर काम कर रहा है तो उसको उसका रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। सबसे पहले किसी व्यक्ति द्वारा अगर कोई ड्यूटी परफॉर्म की जा रही है और वो व्यक्ति किसी और के द्वारा हायर किया गया है, नियुक्त किया गया है, तो इट इज़ द राइट टू गेट रेम्यूनरेशन। तो पहली बात ये एजेंट के अधिकार के रूप में भी लागू होती है कि राइट टू रेम्यूनरेशन, पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार, ये धारा 219 में दिया गया है। ठीक है, तो धारा 219 को आप लिखिएगा, राइट टू रेम्यूनरेशन। अगर मान लीजिए उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में कोई गड़बड़ कर दी है, उसकी तरफ से कोई मिसकंडक्ट हो गया है, तो क्या होगा कि उस मिसकंडक्ट का इफेक्ट क्या होगा, ये धारा 220 में दिया गया है। आप सोचेंगे यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? तो भाई अगर हम आपको काम करने के लिए, आप ड्यूटी जो परफॉर्म कर रहे हो उसके लिए हम आपको अगर पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर आपने जो कुछ अगर मिसकंडक्ट कर दिया है तो उससे आपका डिडक्शन भी तो कुछ होना चाहिए। तो एडजस्टमेंट के लिए, रेम्यूनरेशन में एडजस्टमेंट के लिए इसका प्रभाव यहीं पे दे दिया गया है। अवचार का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मिसकंडक्ट, इट इज गिवन इन 220। दूसरी बात क्या आती है, देखिए पहले तो अब आप कहेंगे कि ये दूसरा वाला यहाँ पे धारा 217 आपको दिखाई पड़ रहा होगा, राइट टू रिटेन मनी, राशि प्रतिधारण करने का अधिकार। जो अमाउंट एजेंट के पास है वो उसको रिटेन कर सकता है, रोक सकता है। क्यों रोक सकता है, इसको हम लोग अभी जब पढ़ेंगे तो 219 और 220 में उसका इफेक्ट जो दिखेगा समझ में आएगा। आप ये कह सकते हैं कि 217 को पहले क्यों नहीं पढ़ा सीरियल से? तो भाई ये जो रिलेटेड है ना 217 है, ये जो मनी रिटेन करने की बात कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है कि अगर यहाँ पे कुछ रेम्यूनरेशन में पैसा मालिक के द्वारा नहीं दिया जाता है, बाय प्रिंसिपल इट इज़ नॉट पेड, तब ये राइट रेज होता है। इसलिए पहले 219 को देखते हैं, फिर 217 को देख लेते हैं क्या, फिर अभी इन सबको हम डिटेल करेंगे। फिर राइट टू लियन, धारणाधिकार। लियन आपने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, किसी चीज़ को होल्ड कर लेना, रोक लेना, तो ये 221 में आता है। ठीक है, तो 217, 19, 20, 21। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ तीसरा अधिकार हम पढ़ रहे हैं, राइट ऑफ लियन, धारा 221 में दिया गया है। ये भी रिलेटेड टू रेम्यूनरेशन ही है। अगर चीज़ें नहीं मिली तो वो ऐसी संपत्ति, ऐसी बातें हैं, उनको होल्ड कर सकेगा। अभी इसको डिटेल करेंगे, डोंट वरी। चौथा जो आता है राइट टू इंडेमनिटी। इंडेमनिटी कैसे आ जाएगी भाई? मान लीजिए कि जो भी अथॉरिटी प्रिंसिपल के द्वारा किसको दी गई है, एजेंट को, और उस ड्यूटी के परफॉर्मेंस में कुछ नुकसान हो जाता है, क्षति हो जाती है, और उसको वो जो आपका एजेंट है उसको कर रहा है कार्य, तो उस क्षति के लिए इसका राइट बन जाता है कि मालिक से वो चीज़ें वापस ले सके जो कुछ भी इसने अपनी तरफ से पे किया हो। तो राइट टू कंपनसेशन, प्रतिकर, नुकसान हो गया तो प्रतिकर भी इसको मिलेगा। तो राइट टू इंडेमनिटी आप देखिएगा 222 से 223, राइट टू कंपनसेशन 225। तो आप ये समझिए कि ये 5 राइट्स हैं, ये 5 राइट्स हैं जो कि एजेंट को मिलते हैं, राइट। तो इनको हम एक एक करके डिटेल करते हैं। तो एजेंट का पहला अधिकार हम समझने की कोशिश करते हैं कि धारा 219 में क्या दिया गया है। तो बेयर आप अपना देखिए क्या लिखा है। बेयर में लिखा है धारा 219 के बारे में, व्हेन एजेंट्स रेम्यूनरेशन बिकम्स ड्यू। 219 कह रहा है कि व्हेन एजेंट्स रेम्यूनरेशन बिकम्स ड्यू, कि अगर एजेंट ने कुछ काम किया है प्रिंसिपल के लिए, तो उसका जो वेतन है, जो मेहनताना है, वो ड्यू कब हो जाता है? ड्यू माने कब उसको अधिकार हो जाता है कि ये उसको पा सकेगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको रेम्यूनरेशन का राइट है। तो 19 पढ़िए,
इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, आगे देखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट इज नॉट ड्यू टू द एजेंट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ सच एक्ट। अगर बताइए, एक आप कॉमन सेंस में बात बताइए कि अगर कोई व्यक्ति, आप जिसको कहीं एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो उसको कुछ वेतन देंगे, तो वेतन कब देंगे? जब वो काम पूरा कर लेगा, जो काम आपने उसको सौंपा है वो उसको पूरा कर लेगा, तब आप उसको पैसा देंगे। यह भी हो सकता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में ही जो आप उससे संविदा कर रहे हैं, उसी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसी शर्तें डाल दें कि भाई काम इतने % हो जाएगा तो मैं आपको इतना पेमेंट कर दूंगा, या आपके कार्य के लिए जो भुगतान किया जाना है वो इन परिस्थितियों में पूरा होने के पहले भी दिया जा सकता है। तो देखिए, मैंने दो बात बताई, एक तो जब कार्य पूरा होता है तब आप भुगतान करते हैं, या कुछ अगर कॉन्ट्रैक्ट आप स्पेसिफिक बात उस संविदा में डाल देते हैं, तब उसका भुगतान जैसी आपकी संविदा की शर्त होगी उसके अनुरूप होगा। तो 219 यही कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपकी संविदा में कुछ विशेष बात नहीं है, विशेष संविदा नहीं है, तो क्या होगा? पेमेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट इज नॉट ड्यू। देखिए, नकारात्मक लेके ये लोग चलते हैं। पेमेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट इज नॉट ड्यू, किसी कार्य को करने के लिए जो पेमेंट है वो देर नहीं होगा। कब तक? टू द एजेंट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ सच एक्ट। तो इस लाइन से दो बातें निकल के आ रही हैं, इसको आप ब्रेक डाउन कर लीजिएगा कि अगर कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें कभी भी भुगतान हो सकता है जो उसमें शर्त होगी, कभी भी उसका ड्यू हो जाएगा जो उस शर्तों के अनुरूप। दूसरा, अगर ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कब होगा? ऑन कंप्लीशन ऑफ सच एक्ट। तो ये दो बातें यहां से आप पकड़ के रखिए। आगे देखिए, बट एन एजेंट में डिटेन मनीज रिसीव्ड बाय हिम ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए, इसमें दो बातें कही जा रही हैं, एक तो ये ड्यू कब हो गया, ठीक, ड्यू कब हो गया, और वो भुगतान पाने के लिए क्या कर सकता है, ये भी बात कही गई है। एजेंट भुगतान पाने के लिए इनका क्या कर सकता है वो भी बात कही गई है। बट एन एजेंट में डिटेन मनीज रिसीव्ड बाय हिम ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑल्दो द होल ऑफ द गुड्स कंसाइन्ड टू हिम फॉर द सेल मे नॉट हैव बीन सोल्ड और ऑल्दो द सेल मे नॉट बी एक्चुअली कंप्लीट। ये जो भुगतान उसको होना है, उसको प्राप्त करने के लिए, उसकी कंडीशंस अलग होंगी, ध्यान रखिएगा। उसको प्राप्त करने के लिए जो भी माल इसने बेचा है, उससे जो पैसा मिला है वो उसको होल्ड कर सकता है, रिटेन कर सकता है। भले ही आगे जो कहा गया है, लाइन है, अंतिम लाइन, टू हिम फॉर द सेल मे नॉट हैव बीन सोल्ड, ठीक है, ऑल्दो करके लिखा है, भले ही जितना माल उसको सप्लाई किया गया था पूर्ण रूप से पूरा बिका ना हो, या जो विक्रय किया जाना था वो पूर्ण रूप से कंप्लीट न हुआ हो, पूर्ण रूप से समाप्त न हुआ हो, जो विक्रय की एक क्रिया होनी थी वो कंप्लीट नहीं हुई है, फिर भी वो पैसों को रोक सकता है। ये इसका यहाँ पे बात कही गई है। तो ये चार बातें कम से कम दिमाग में रखिएगा कि किसी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अभाव में ऑन द कंप्लीशन ऑफ सच एक्ट द रेम्यूनरेशन बिकम्स ड्यू टू एन एजेंट। और एजेंट क्या कर सकता है, भले ही जो उसको सेल करने का काम दिया गया है वो पूरा ना हुआ हो, फिर भी वो सेल से जो पैसे मिले हैं उसको वो रोक सकता है। बेयर प्रोविजन के बाद हम देखते हैं कि इसका थोड़ा डिटेल किया जाए। कभी कभी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं कि जो अभी लाइन कही गई है इसमें कि ऑन कंप्लीशन ऑफ सच एक्ट और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट
का एब्सेंस। तो 219 के अनुसार तभी प्राप्त किया जा सकता है पैसा जबकि यह कार्य पूरा हो जाए। अब इसमें प्रश्न ये उठेगा, प्रश्न क्या उठता है जो एक कि कंप्लीशन ऑफ एक्ट कब माना जाए। पहला प्रश्न, पहला, कब पूर्ण माना जाए, कब कंप्लीशन ऑफ एक्ट माना जाएगा, व्हेन। दूसरी बात, क्या जो काम पूरा हुआ है, मान लीजिए कभी कभी अभी 2-4 हम केसेस देखेंगे, क्या जो काम पूरा हुआ है वो, दूसरा प्रश्न, वो एजेंट के कार्य के परिणाम स्वरूप हुआ है, फलस्वरूप हुआ है, एज द रिजल्ट ऑफ एजेंट्स एक्ट वो पूरा हुआ है। पहला प्रश्न, 19 में से जो प्रश्न उठ रहे हैं वो ये हैं कि कंप्लीशन ऑफ सच एक्ट पे उसको रेम्युनरेशन मिलना है, तो वो कंप्लीशन ऑफ एक्ट, वो कार्य की पूर्णता कब होगी, और एजेंट देखा जाएगा क्या वो जो कार्य पूरा हुआ है वो एजेंट के ही कार्य के परिणाम स्वरूप हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ एजेंट्स एफर्ट हुआ है, तभी तो उसको पैसा देंगे। अगर उसके एफर्ट के कारण ये पूरा नहीं हुआ है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा भाई, सीधी बात है। तो ये दो प्रश्न इसमें इन दोनों को हमें समझना होगा। तो और ये बात जानिए कि ये दोनों जो ये दोनों हमारे समक्ष प्रश्न उठते हैं, इनका उत्तर जो है संविदा की जो शर्तें हैं उनको हम जब एलेबोरेट करेंगे तो उनसे पता चलता है। ठीक है, तो हम इन दोनों को व्हेन सच एक्ट इज कंप्लीटेड और क्या वो इज इट द रिजल्ट ऑफ एजेंट्स एफर्ट और नॉट, इन दोनों को हम अभी देखते हैं। तो पहली स्थिति कब पूर्ण होता है, तो कन्फ्यूज़न वाली जब कन्फ्यूज़न वाले मामले आते हैं कि कब उसको मान लिया जाएगा कि एक्ट कंप्लीट हो गया है, किसका एक्ट, जो भी कार्य उसको दिया गया था एजेंट की तरफ से, उसको कब पूरा मान लिया जाएगा। तो इससे संबंधित एक वाद आपको बताता हूं। पहले वाले स्थिति से जो परिस्थिति है कि कब पूरा माना जाएगा, उससे एक विवादास्पद जो वाद था वो आया यहाँ सामने शेख फरीद बख्श वर्सेस हरगुलाल सिंह के मामले में। इसमें देखने वाली बात थी कि जो हरगुलाल सिंह थे, इन्होंने अपनी कोई संपत्ति बेचने के लिए एक एजेंट नियुक्त किया। ठीक है, तो एजेंट ने क्या किया, एक ग्राहक खोजा और वो लाके इनसे मिला दिया। एजेंट का काम तो यही था, उनको कहा गया इसको बिकवाना है, आप हमारे लिए ग्राहक खोज दो, उसने ग्राहक खोज दिया। अब प्रतिवादी यानी हरगुलाल सिंह और उस जो बायर था उसमें सारी शर्तें तय हो गई और एडवांस भी उस बंदे ने इनको दे दिया, सब कुछ हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ कारणों से उसमें ये कह सकते हैं कि उसके पास पैसे नहीं थे, किसके, जो बायर था उसके पास पैसे की थोड़ी कमी रही होगी, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया। अब शेख बख्श फरीद बख्श का क्या कहना था, मतलब जो एजेंट है उनका क्या कहना था कि भाई आपने मुझे कहे थे कि ग्राहक ले आओ, मैं ग्राहक लाके दे दिया, सब कुछ तय हो गया था, उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए मुझे नहीं पता, इसलिए मेरे पैसे मुझे दो। तो क्या लगता है कि इसमें क्या होना चाहिए था, तो इसमें कोर्ट ने कहा कि उसका जो काम था वो उसने कर दिया, आप उसको उसका कमीशन दे दो। तो यहाँ पे इस मामले में जो एक्ट उसको दिया गया था वो पूरा मान लिया गया जब उसने ग्राहक लाके उनको दे दिया और चीज़ें तय हो गई। आगे वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, इसमें उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वहाँ पे एजेंट को वर्क कंप्लीट माना गया। दूसरी जो अभी हमने परिस्थिति बात करी थी कि कब एक्ट कंप्लीट माना जाएगा और क्या वो जो एक्ट कंप्लीट हुआ है वो एज अ रिजल्ट ऑफ एजेंट्स एफर्ट है कि नहीं है, ये देखना है। तो दूसरी स्थिति से संबंधित बात ये है, ग्रीन वर्सेस बार्टलेट का मामला आता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो दूसरी स्थिति है, ध्यान दीजिएगा, बार बार कह रहा हूं, दूसरी स्थिति, क्या जो कार्य हुआ है वो एजेंट के प्रयासों के फलस्वरूप, उसके एफर्ट्स के एज अ रीजन ऑफ हिज एजेंट्स एफर्ट, क्या वो हो रहा है, ये देखने की बात होगी, तभी तो उसका रेम्युनरेशन दिया जा सकेगा। तो इसमें एक चीज जरूरी है कि संव्यवहार जो हुआ है, ट्रांजैक्शन जो हुआ है, वो कंप्लीट हुआ हो एज अ रिजल्ट ऑफ एजेंट्स सर्विसेज। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो इससे संबंधित एक वाद आता है, ग्रीन वर्सेस बार्टलेट का मामला।
इसमें होता है एक मकान, अपना जो प्रिंसिपल होता है, अपना होम किसी को, नीलामकर्ता को, ऑक्शनियर को बेचने के लिए दे देता है कि भैया बेच दो, प्लीज सेल माय होम एट अ गिवन प्राइस। वो ऑक्शनियर ने बहुत मेहनत करी बट बेचने में सफल नहीं हो पाया। अब देखिए होता क्या है कि कुछ लोग ज़्यादा चालाक होते हैं और वो सोचते हैं कि हम नीलामी से बढ़िया या जो मीडिएटर है उससे बढ़िया हम डायरेक्ट अगर किसी से कांटेक्ट कर लें जो उसका मालिक है तो हमें शायद सस्ते में मिल जाए चीज़ें। तो ऑक्शन में एक बंदा था जो वहाँ उस ऑक्शन में प्रेजेंट था, उसने एजेंट से कहा कि भैया मुझे ये जो प्रिंसिपल जिनका ये घर है उनका नाम पता बता दो। तो एजेंट ने उसको नाम पता, एजेंट मतलब ऑक्शनियर जो था, मतलब उसको नाम पता मालिक का दे दिया। वो जो बंदा था वो डायरेक्ट जाके डील कर लिया प्रिंसिपल से और पैसा उससे मकान खरीद लिया। अब देखिए बात यही यहाँ पे आ रही है, क्या जो कार्य हुआ है उस पर रेम्यूनरेशन ड्यू तभी होगा जब वो कार्य एजेंट के एफर्ट्स के रिजल्ट में हुआ हो। ठीक है, तो क्या यहां पे जो कार्य हुआ वो एजेंट के एफर्ट के रिजल्ट में हुआ कि नहीं हुआ, प्रश्न यहां हुआ, क्योंकि ऑक्शन में तो बिक नहीं पाया बट बंदा जो ऑक्शन में प्रेजेंट था वो जाके वहां से उनसे घर बात करके ले लेता है, नंबर वगैरह वही ऑक्शनियर ही प्रोवाइड करता है। तो ऑक्शनियर कहता है भैया मेरा पैसा दो क्योंकि मेरे ही माध्यम से यह गया है आपके पास। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस मामले में निर्णय यही हुआ कि माना जाएगा कि ये जो कार्य हुआ है ये एजेंट के एफर्ट्स के रिजल्ट में ही हुआ है। सो प्रिंसिपल इज बाउंड टू पे द रेम्यूनरेशन टू एजेंट, या इट इज एजेंट्स राइट्स टू गेट द रेम्यूनरेशन। ये बात यहां पे समझ में आई। अब इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट इंडिया में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इसको क्या किया है, सपोर्ट किया है। द केस ऑफ ग्रीन वर्सेस बार्टलेट इज सपोर्टेड बाय बॉम्बे हाई कोर्ट इन केस ऑफ ग्रीन वर्सेस बार्टलेट के मामले को इंडिया में बॉम्बे हाई कोर्ट ने वसंत जी मूल जी वर्सेस करसंदा तेजपाल के मामले में सपोर्ट किया है। इसमें क्या था, ठीक उसी तरह का मामला था कि एक बंदा होता है उसको कुछ लोन चाहिए होता है, तो वो एक वकील, ब्रोकर या एजेंट जो भी आप कहें उनसे तय करता है कि भैया मेरी ये प्रॉपर्टी बैंक में गिरवी रखा के मॉर्गेज करा के आप मुझे कुछ लोन दिला दो। तो बंदा जो मीडिएटर होता है, ब्रोकर होता है, वो बैंक में बातचीत करता है, सारी चीज़ें तय हो जाती हैं। ठीक है, बट आप जैसा जानते हो कि बैंक लोन देते वक्त कुछ श्योरिटी चाहता है, श्योरिटी आप पहले पढ़ चुके हैं, तो श्योरिटी थोड़ा कम पड़ गई तो बैंक ने डिनाई कर दिया कि हम तुम्हें नहीं दे पाएंगे। अब देखिए उसी काम को दूसरा दलाल लग के, दूसरा ब्रोकर लग के, एजेंट जो भी आप कहना चाहें, उसने लग के बैंक मैनेजर को सेट किया और उसी टर्म्स कंडीशंस पे उसको पैसे दिला दिए। अब पहले वाले ने कहा कि मेहनत मैंने करी और उसी शर्तों पे आपने इनको दे दिया, हमारे कहने पे नहीं, इनके कहने। तो जो पहला ब्रोकर होता है वो कहता है कि मुझे तो मेरा मेहनताना चाहिए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको सहारा लिया, इस केस को सहारा लेते हुए कहा कि ठीक है, तुम्हें तुम्हारा मेहनताना मिलना चाहिए क्योंकि तुम्हारे ही एफर्ट्स का ये नतीजा है। शुरू में तुमने ही सारी चीज़ें तय की हैं, उस समय बैंक मैनेजर से नहीं हुआ उसने, लेकिन दूसरे के कहने पे उन्हीं सेवा शर्तों पे कर दिया। अब एक चीज़ इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर जो ये रिजल्ट हो रहा है, जो भी परिणाम आ रहा है, वो एजेंट के कृत्यों का दूरस्थ परिणाम हो। बात समझ रहे हो? अभी तक तो ये जो कार्य है वो जो एजेंट ने काम किया है उसी के रिजल्ट में आ रहा है, निकटस्थ मामला है। हमने काम किया, आपने हमारे कहने पे लोन नहीं दिया, दूसरा आदमी आप कह रहा है लोन दे रहे हो, तो हमारा वो उसमें क्लोजनेस मानी जा रही है। बट इफ द सर्विसेज आर रिमोटली कनेक्टेड, अगर जो सेवाएं दी जा रही हैं, जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो रिमोटली कनेक्टेड हैं परिणाम से, रिजल्ट से, देन क्या होगा, अभिकर्ता पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर पाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब
services are remotely connected to the result, then agent is not entitled to get remuneration. एजेंट की सेवाएं संव्यवहार से दूरस्थ संबंध रखती हों, रिमोटली कनेक्टेड, तब पारिश्रमिक वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसको आप एक केस देखिए, ट्राइब वर्सेस टेलर्न के मामले में यही कहा गया कि अगर उसकी सेवाएं जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उससे रिमोटली कनेक्टेड हैं, देन ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट रेम्यूनरेशन। प्रतिवादी जो होता है, टेलर्न कहता है एक मेरा मकान है, इसको बिकवा दो। ये अपने एजेंट से कहता है कि ये मेरा जो हाउस है इसको बिकवा दो या मेरे को कहीं से ऋण लेने की व्यवस्था करा दो। मुझे पैसे की ज़रूरत है, या तो ये बिक जाए, मेरे पैसे मिल जाए, या मेरे को कहीं से लोन मिल जाए। ये बंदा क्या करता है, इसको लोन की व्यवस्था करा देता है एक वुड नाम के आदमी से। ठीक है, अब वुड ने क्या किया, इनको पैसे दे दिए, लोन दे दिया। अब एजेंट का जो काम था, यहाँ जो ब्रोकर का जो काम था लोन दिलाना, अब लोन पे जो उसने दिलाया उसको भाई मेहनताना चाहिए। ठीक है, जो लोन दिया गया उस पर ट्राइब को मेहनताना दे दिया गया। अब आगे क्या होता है, कुछ समय बाद ये और ये पार्टनर बन जाते हैं, दे बिकम पार्टनर्स। एक ही जो ये धंधा कर रहा था उसमें ये दोनों पार्टनर बन जाते हैं, और वुड इनको और ढेर सारे पैसे सप्लाई करता है कि भैया और पैसे ले लो और हम लोग काम करते हैं। तो इन दोनों का काम निकल जाता है, और जब इनको पता लगता है कि वुड ने फिर से लोन दिया है तो ये बीच में टपक पड़ते हैं और कहते हैं भैया, इससे बोलते हैं कि भैया मैं आपको लोन दिलाने की गारंटी लिया था, उस बार तो आपने मेरा कमीशन दिया, जब दोबारा लोन लिए तो आप क्यों नहीं दे रहे हो। तो अब देखिए ये वही बात आई जो अभी मैंने कहा कि अगर रिमोटली कनेक्टेड है, जो ट्रांजैक्शंस है, सर्विसेज हैं, इसकी सर्विसेज क्या थी, इसको लोन दिलाना। इफ दैट ट्रांजैक्शन इज रिमोटली कनेक्टेड, अब पहली बार इसने जो कहा था उसमें तो मिल गया ना, अब ये बाद में ये लोग पार्टनर हो गए और फिर से पैसा दे रहा, तो क्या इनको फिर से अब देता रहे, नहीं, अब वो अलग हो गया एकदम से, पूरा ट्रांजैक्शन ही अलग हो गया और अब इनको कोई मेहनताना नहीं मिलने वाला है। एक बात और जानिए कि अगर मालिक ने, प्रिंसिपल ने एजेंट नियुक्त किया है तो ये उसका राइट है कि वो खुद भी कोई चीज़ बेचने के लिए अगर नियुक्त किया है तो राइट है मालिक का कि वो खुद भी उसको बेच सकता है और सामने वाले को मना कर सकता है कि हम नहीं, तुम्हारे लाए हुए आदमी को नहीं बेचेंगे, हम अपने आदमी को बेचेंगे। तो इस चीज़ को भी आप पॉइंट में लिखेंगे। ये है मामला लक्जर लिमिटेड वर्सेस कूपर के मामले में। ये कहा गया है कि मालिक स्वयं उस संपत्ति को बेच सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है, फॉर विच ही हैज़ अपॉइंटेड एन एजेंट, या कह सकते हैं मालिक एजेंट के द्वारा ढूंढे गए आदमी को बिक्री से मना कर सकता है। एक और केस आता है कॉन्टिनेंटल एंड ईस्टर्न एजेंसीज वर्सेस कोल इंडिया लिमिटेड का मामला आता है। एक विदेशी कंपनी होती है, उसका एजेंट होता है, वो मशीनरी उस कंपनी की बेचने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, और उस संविदा में ये बात होती है कि जब मशीनरी लग जाएगी तभी आपको क्या मिलेगा, आपका रेम्यूनरेशन मिलेगा। अब हुआ क्या, कॉन्ट्रैक्ट जब हो गया, मशीनरी जाती है, तो जो मशीनरी का बायर होता है, अब देखिए मशीनरी कहाँ लगेगी, जहाँ उसका बायर उसको इंस्टॉल कराएगा, वो एक स्पेस देगा, वहीं पे न लगेगी। तो बायर के कमी की वजह से स्पेस तैयार नहीं किया जा सका जहाँ पे उसको इंस्टॉल किया जाना था। अब तो क्या हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया, मशीन नहीं लगाई जा सकी, मशीन नहीं लगाई जा सकी आप कह सकते हैं, और उसको पैसा मिलना था मशीन लगने पे। तो यहाँ कमी किसकी है, सारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका, सब कुछ हो चुका, तो उसमें एजेंट की क्या फॉल्ट है। तो वहाँ पे एजेंट को एंटाइटल ठहराया गया कि उसको उसका कमीशन मिल सकता है, क्योंकि उसकी उसमें कोई फॉल्ट नहीं थी। ठीक है, यहां तक समझ में आया, राइट टू रेम्यूनरेशन समझ में आ गया।